नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज से हमने यहाँ पर हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है और इस हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों की तीनों हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। और जो ये एमसीक्यूज होंगे ये विभिन्न परीक्षाओं में यूपी पीसीएस, पीसीएस और कई सारे स्टेट्स की जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सारी क्वेश्चंस हैं। और अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। तो इस पूरी सीरीज को आप लोग ज़रूर देखें और इसमें जो मैं डिस्क्रिप्शन जो भी व्याख्यान आपको दूंगा उसको भी देखें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसमें से व्याख्यान से जो मैं व्याख्या यहाँ पर बताऊँगा उससे भी बन सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो सीरीज़। और इसमें जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? तो दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ब्रूस फुट, ये क्या थे? तो ये इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और दूसरा ये पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिसे कोई अगर पुरातात्विक खुदाई करता है तो उसको भूगर्भ के बारे में भी नॉलेज होगा, तो उससे कुछ आप याद रख सकते हैं कि जो ये थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक है, अन्वेषण की शुरुआत कब की थी? तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की जो अन्वेषण की शुरुआत है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन के प्रारंभ की बात करते हैं तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पशुपालन का जो प्रारंभ है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था ये खाद्य संग्राहक के रूप में घुमक्कड़ जाति का था और ये जगह जगह पर यहाँ पर घूमता था और वहाँ पर जो है शिकार और इसके वनस्पतियों के माध्यम से अपना भोजन किया करता था। लेकिन जैसे जैसे पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ का जो मानव था उसने धीरे धीरे पशुओं को पालना सीख लिया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो अंतिम चरण था इसमें पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और ऐसे अगर हम पशुपालन के साक्ष्य की बात करें भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं तो ये आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से मिलते हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण था इस चरण में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं ये भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य ने मध्य पाषाण के काल के अंतिम चरण में पशुपालन करना सीख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो मैंने अभी आपको बता दिया पिछले ही क्वेश्चन में आदमगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण हैं ये आपको बताना है किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महदहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मैदाहा जो है ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है और ये मैदाहा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर इसकी मैदाहा की बात करते हैं तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या है, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मैदान में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ठीक है, तो अगर हम जी.आर. शर्मा के अनुसार यहाँ पर बात करें तो उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। एक क्षेत्र झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में जी.आर. शर्मा ने मैदाह को विभाजित किया है। ठीक है, बूचड़खाना जो संकुल क्षेत्र है यहीं से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुई हैं?
तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो हैं ये महदहा से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सॉरी महदहा कह रहे हैं, दमदमा से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ठीक है, तो बात करते हैं दमदमा की। तो मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर ये इसकी बात की जा रही है, जो मध्य गंगा घाटी है उसका जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ पर स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 यानी कि 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, और शेष समाधानों में एक एक कंकाल यहाँ पर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों अगर हम खाद्यान्नों की बात करते हैं, इसकी जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो ये हुई थी नवपाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, खाद्यान्नों का जो उत्पादन है ये सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। यही वो समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इससे क्वेश्चन और भी बनता है कि मानव ने स्थायी जीवन जीना किस काल से आरंभ किया। तो जब कोई व्यक्ति क्या हुआ, मानव ने सबसे पहले कृषि करना सीखा। अब जब कृषि करने लगा तो उसमें क्या हुआ कि कृषि करने के लिए उसको एक जगह रुकना पड़ता था कुछ दिनों तक। तो क्या है, जब कोई खेती की जाएगी तो उसमें जो भी चीज़ें लगाई जाएंगी उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, फसल को पकने तक रुकना पड़ेगा, उसके बीच में भी उसकी देख रेख करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य ने एक स्थायी जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाया जब कृषि का यहाँ पर आविष्कार हुआ। तो अगर स्थायी जीवन का जो प्रारंभ हम बात करें कब हुआ, तो ये भी आपका नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि उसी समय कृषि का भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है ये नर्मदा जो घाटी है उसके आसपास के क्षेत्र में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में है वो मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र में जो है इसका साक्ष्य मिलता है। और इसकी जो खोज हुई थी ये वर्ष 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपजाना प्रारंभ किया? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव जो था इसके द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जौ 8000 वर्ष ईसा पूर्व में निकट पूर्व यानी कि नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं तो नवीनतम खोजों के आधार पर जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको आंसर में लहुरा देव न मिलकर सिर्फ मेहरगढ़ मिलेगा और कुछ और ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि जो पहले हमारा जो माना जाता था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ बाद में नवीनतम खोजें हुई और उसके आधार पर देखा गया कि जो हमारा लहुरा देव है यहाँ से सबसे पहले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो अगर हम नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव, और यहाँ से 8000 ईस्वी से लेकर 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इस नवीनतम खोज के पूर्व की अगर हम बात करें इसके पहले, तो भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल था वो मेहरगढ़ था, जैसा कि मैंने बताया, जो कि अब में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम अगर चावल के साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल तो वो आपका कोल डिहेवा
जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से मिले हैं और ये 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूमि के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ में यदि विकल्प में लहुरादेव आपको मिलता है तो आपको वही लगाना है। अगर लहुरादेव नहीं मिलता है, उसकी जगह मेहरगढ़ मिलता है, तो आपको यहाँ पर मेहरगढ़ लगाना है, क्योंकि जो नवीनतम खोजे हुई हैं उसके अनुसार लहुरादेव है और उसके पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम चावल के साक्ष्य की बात करें तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं भारत में, भारतीय महाद्वीप में, तो वो आपके लगभग 6500 ईस्वी पूर्व से इलाहाबाद के कोलडिहवा जिले में बेलन नदी के तट पर यहाँ पर स्थित यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको देखा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर क्या देखिए सारे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको डी लगाना है, यानी कि मेहरगढ़, जो कि आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों जहाँ सबसे पहले खेती की साक्ष्य मिले वहीं पर स्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य पाषाण युग को तो उसको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। अगर हम बात करें नवपाषाण युग को तो उसको न्यूलिथिक कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा स्थल कौन सा है जहाँ पर पाषाण पुरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल और पाषाण काल में जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवीन नव पाषाण काल, इस तरह से पाषाण काल के साक्ष्य भी वहाँ जहाँ पर मिले हों और उसके बाद सिंधु सभ्यता के भी साक्ष्य जहाँ पर मिले हों, दोनों ही साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए हों, तो वही चीज़ यहाँ पर पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए हों, तो वो कौन सा स्थल है, तो वो स्थल आपका हो जाता है मेहरगढ़। यहाँ से पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो दोस्तों जो नौदा टोली है इसका जो उत्खनन किया गया था, ये किया था HD शंकालिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ये जो नौदा टोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नौदा टोली, और इसका जो उत्खनन है ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD शंकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहद पाषाण स्मारक हैं उनकी जो पहचान की गई है वो की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं, अगर हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो इस कंडीशन में नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही। इन समाधियों को जो विशाल खंडों से निर्मित हैं, ठीक है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन सर्किल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मिहिर, ये सब बृहद पाषाण स्मारक स्मृतियों की समाधियाँ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो दोस्तों राख का जो टीला है ये संगन कल्लू से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अब संगन कल्लू की हम लोकेशन की बात करें तो जो संगन कल्लू है ये कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू। ठीक है, और ये जो है एक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। कौन सा स्थल है ये एक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अब भीमबेटका की अगर लोकेशन देखते हैं तो जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका, जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं।
अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखाजुआज समूह में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मृदभांड पर एक आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा, जिसमें जहाँ जो भी मृदभांड जिस संस्कृति में पाए गए हैं वो सारे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर बात की जा रही गैरिक मृदभांड, तो इनका जो नामकरण हुआ था ये हुआ था हस्तिनापुर में, ये पाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, गंगा यमुना जो दोआब था, अपनी सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। इसके साथ ही जो विशेषता हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी, जिसे जौरवे संस्कृति के नाम से जाना गया, कि नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते का कंकाल जो यहाँ से प्राप्त हुआ है मानव के साथ, वो मिला है बुर्ज होम, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आंसर आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये अभी मैंने बताया आपको, बुर्ज होम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया, गर्त आवास के साक्ष्य भी आपके कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से आपके गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र का जो शिलाश्रय है वो है लिखैया शिलाश्रय, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डॉक्टर JN पांडे की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छद्मविक्षत हैं। अमेरिका की ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये आपका भोपाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है, जिसका जो नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका दोस्तों जो आपका ये जो चैप्टर है ये आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर जहाँ तक उम्मीद है आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि उससे भी जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पर बना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।